साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के पहले एपिसोड में स्पष्ट किया था कि इष्टापथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ के मध्य इष्टापथ जो प्रयागराज से लेकर के और मोक्ष द्वार यानी हरिद्वार तक, यानी हरिद्वार से प्रयाग तक या प्रयाग से हरिद्वार, जो गंगा यमुना का दुआबी है क्षेत्र है वह इष्टापथ है, जिसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन जब हम थोड़ी और संकीर्णता में आए तो हम कहेंगे कि जहाँ पर पश्चिम वाहिनी यमुना है, यानी बटेश्वर धाम से लेकर के पंचनद संगम यानी भरी तक का भूखंड इष्टापथ कहा जाता है। अब ये प्रश्न होगा, स्वाभाविक है कि कहाँ हरिद्वार से प्रयाग तक और फिर समेट के कर दिया कि बटेश्वर से भरे तक। हाँ, दोनों बातें यथार्थ हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं। भरे की बात आती है ना, पंचनद भरे पर बहुत चर्चा भी करनी है। गोस्वामी तुलसीदास ने, पंडित नीलकंठ भट्ट, बहुत कुछ है। बटेश्वर और इसके बीच की बात अलग है, लेकिन हम मूलतः यही मान के चलें कि इष्टापथ यानी सिद्ध क्षेत्र, ऋषि मुनियों की तपस्थली, वह हरिद्वार से प्रयागराज संगम तक एक सूर्य तनया है और एक सुरसरी है, दोनों का दुआबी क्षेत्र। पंचनद संगम की बात आती है तो जब पंचनद कहते हैं तो लोगों का दिमाग पंजाब की ओर चला जाता है। तो पंच आप है, वहाँ पर ही 5 नदियों की बात है, यहाँ 5 नदियों का संगम है। केवल 5 नदियों का ही संगम ये इटावा नहीं है, ये 5 संस्कृतियों का भी संगम है, 5 बोलियों का भी संगम है, रहन सहन का भी संगम है। यानी संगम, हाँ, इटावा को अगर हम इटावा औरैया संयुक्त जनपद माने और थोड़ा हिस्सा हम उधर का अगर कवर करें, कन्नौज और मैनपुरी जनपद का छोटा सा टुकड़ा, जैसे हम और ताखा और उधर का वो सब उसी में आ जाएगा। हालांकि किसी को हम नहीं ले रहे हैं, या हम इधर नहीं जा रहे, पीछे नहीं जा रहे, कहीं पर भी हम बढ़ाएंगे नहीं, उतनी ही सीमा में रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ब्रज भाषा की, ब्रज संस्कृति की। यहाँ संगम हुआ है ब्रज संस्कृति का। जब हम बलरई की तरफ इटावा जनपद का वह सीमांत क्षेत्र, जनपद का सीमांत क्षेत्र, जहाँ के बोलचाल में ब्रज की छाप है। आभा, ये जो वेब्स है ना,
वो ब्रज का वेप्स जो है वहाँ टकराती है और वहाँ पर मिल जाती है जाकर के। तो स्वाभाविक है कि वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति केवल भरी है नहीं, यशवंत नगर और इधर पूरी वो पट्टी चली जाती है यहाँ तक कि बटेश्वर, बाह बटेश्वर भी। वो तो आगरा जिले में है ना बटेश्वर। तो ये ब्रज संस्कृति, ब्रज भाषा, इधर हम अगर दक्षिण पूर्व की दिशा में इधर में थोड़े बढ़ेंगे बिहड़ांचल की तरफ, तो बुंदेली संस्कृति आ जाती है। जालौन से जो टच करता है जो क्षेत्र, पंचनद का मान लें हम अगर, और वहाँ बुंदेली भाषा, बुंदेलखंडी और संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यानी दो हो गए, ब्रज और बुंदेलखंडी। और ये जो पट्टी है, तो इधर से हमें मिलती है पांचाली संस्कृति और पांचाली जो भाषा है, जो फर्रुखाबादी जिसे कहते हैं ना, तो वो जो टुकड़ा है वो हमें उस द्रविड़ राज्य की संस्कृति, फर्रुखाबादी शैली, फर्रुखाबादी संस्कृति, और उसको हमें कवर करना पड़ता है पांचाली की संस्कृति। अंतर है ना, बोली में भी अंतर है। जब वहाँ की बोली को देखिए और ये हमारे जनपद में आकर के मिश्रित हो जाती है। थोड़ा और हम थोड़ी दिशा बदलेंगे, थोड़ी सी दिशा जब बदलेंगे, इधर हम आ जाएं ताखा की तरफ, उसराहर की तरफ, इधर जब आएंगे तो हमें कन्नौजी भाषा, कन्नौजी संस्कृति छाप मिलेगी। स्पष्ट है कन्नौजी। कन्नौज बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और वो इष्टापथ का ही हिस्सा है। गंगा का क्षेत्र है, हम जमुना के क्षेत्र में, गंगा का क्षेत्र है, तो द्वारी क्षेत्र में ही आ रहा है ना, इष्टापथ में ही आ रहा है ना। तो वो संस्कृति हमें कन्नौजी संस्कृति और कन्नौजी बोली की छाप। और इधर जो जैसे कनपुरिया, यानी अवधी भाषा का जो प्रभाव है वो कनपुरिया भाषा के रूप में, कनपुरिया संस्कृति के रूप में आता है, जो क्योंटरा से लेकर के तुम्हारा इधर अजीत मलार, ये विदुन, काफ़ी क्षेत्र इधर कवर करता है। कहने का तात्पर्य है कि 5 नदियों का संगम, 5 संस्कृतियों का संगम, 5 भाव बोलियों का संगम, और जो मिश्रित होती है, हर वस्तु अपनी या आभा छोड़ती है, उसका अपना वेब्स है, वेब्स। तो जब वो वेब्स जहाँ टकराती है, 2 वेब्स जुड़ती हैं, तो वो अपना प्रभाव छोड़ती है एक दूसरे पर। यही चीज़ अब इष्टापथ की बात जो कही, गंगा यमुना का दुआबी क्षेत्र, अब इसकी वेव्स जहाँ तक जाती है, और उधर उत्तरापथ हिमालय की जो वेव्स है, वो जहाँ आकर के इष्टापथ और उत्तरापथ की वेव्स जहाँ पर टकराती है, जहाँ भगवान नारायण का सुदर्शन गिरह था, वो उस वेब्स में, क्योंकि दोनों उनका आकर्षण खींचते हुए वो उस संधि स्थल पर पहुंचा जहां उत्तरापथ और इष्टापथ देवभूमि और ऋषि मुनियों की तपोभूमि के मध्य में आकर के जो गिरा, वहाँ पर
जन समस्याओं के निवारण के लिए एक तरीके से कहें संसद है। जितने भी पौराणिक आख्यान हैं, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो या कहीं पर भी बहुत से आख्यान हैं, एक दो नहीं हैं, सैकड़ों हैं, हजारों, अनगिनत हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः, और शौनक आदि ऋषि कहाँ? नैमिष में। वो नैमिष कहाँ है? ये अद्भुत विज्ञान है, विज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। वेब्स यानी एक आभा मंडल, इसका और उसका जहाँ जुड़ता है वहाँ पर ही जन समस्याओं का निदान होता है। जन समस्याओं का निदान से तात्पर्य है जितने भी व्रतों की कथाएं हैं, वहाँ ये शौनकादिक ऋषियों के बीच का संवाद है। तो इष्टापथ, इष्ट पे बात कही, हम इष्ट पर अभी और चर्चा करेंगे आगे अगले एपिसोड में भी। और इष्ट की प्राप्ति के लिए इष्टि से तात्पर्य है यज्ञ, यजन, और यजन के निमित्त यज्ञ का कुंड बनाने के लिए इष्टिका का प्रयोग। और यूँ कहें, अभी जिस बात को कह रहे थे कि भरेह और बटेश्वर के बीच का स्थान, ये इष्टापथ है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इतना क्षेत्र और इसका परिमाप, पौराणिक रूप से मैं बता रहा हूँ, इसका परिमाप सीधे सीधे थोड़ा उधर जाता है और इधर उत्तर दिशा में उलझाना जाता है। वहाँ पर ही ईंटों का निर्माण होता था। तो इष्टिका की जो निर्माणशाला थी वो यहाँ से वहाँ तक के बीच में थी। बटेश्वर से, अब बटेश्वर से सीधी अगर हम लाइन खींचें तो जहाँ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे भदान से जो घूमती हुई जाती है, बस उसी को पकड़ करके अगर आएंगे तो भदान, बलरई, जसवंत नगर, ये सारा कुछ उधर एरिया कवर होता चला जाएगा, कचौरा वगैरह। और भरेह से जब बात करेंगे तो सीधे सीधे जा कर के हाईवे तक हम आ जाएंगे। तो इतना सारा क्षेत्र इष्टिका निर्माण की कार्यशाला थी, इसलिए उस कार्यशाला को ही नाम इष्टापथ उन्होंने दे दिया। वास्तव में इष्टापथ मोक्ष द्वार हरिद्वार से प्रयाग तक, यह ऋषियों की, अगर कदम कदम पर ऋषियों के आसन, कितने आसन, यजन होता था, कैसे होता था, किस रूप में होता था। यज्ञ की अपनी एक जो आचार्य संहिता है, जिसे हम यजुर्वेद से देख सकते हैं। यजुर्वेद जहाँ सत्व को नष्ट कर दें, उसका त्याग कर दें, वही स्वाहा है। सत्व यानी जहाँ पर फिर कुछ भी न रह जाए। अब वह यज्ञ की प्रक्रिया जीवन में सतत चलती रहती है। हम श्रीमद् भगवद गीता के भी यज्ञ पर बात करेंगे, इष्टि पर बात करेंगे, इष्ट पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बात आ गई, जब संगम की बात आई तो हमें भाषा और संस्कृतियों के संगम पर विमर्श करना पड़ा। ये कहा जाए
कि इटावा पर इतना कार्य करने का प्रयोजन, सबसे पहली चीज़, आवश्यकता क्यों हुई? प्रश्न हुआ, स्वाभाविक है। आपको ज्ञात होगा कि इटावा पर काम करने की प्रक्रिया आज से लगभग 25 साल पहले मैं शुरू कर चुका था। मैंने एक NGO कहें असफल NGO, असफल इसलिए कि वो सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो उससे कोई जो आज NGO अजस्र ऊर्जा के स्रोत हैं वो कतई नहीं रहा और ना कोई ऐसी अभिलाषा रही। वो था इष्टिकापुरी एकेडमी, और उसमें हमने एक इटावा को जानो प्रतियोगिता का कार्य किया। जनपद में विभिन्न विद्यालयों में जाकर के संपर्क किया, जगह जगह प्रतियोगिता हुई, फिर उसका फाइनल हुआ सनातनपुरम में हुआ। प्रथम श्रेणी में उसे साइकिल दी गई, द्वितीय श्रेणी में TV CD वो क्या नाम प्लेयर दिया था, वीडियो प्लेयर, और ये CD प्लेयर। तो ये जो उपक्रम किया था उस समय हमने लगभग 1000 प्रश्न इटावा से जुड़े हुए उत्तर सहित एक पुस्तिका छापी थी। इष्टिकापुरी पथ पुस्तिका थी वो। तो उस पुस्तिका का प्रकाशन किया, विद्यालय में बांटा और उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्नों की बात कही। उसके बाद क्या हुआ कि प्रदर्शनी में, नुमाइश में संयोजन से जुड़े हुए हमें लगभग 1990 से आज तक 34 साल हो गए हैं। तो अंताक्षरी का संयोजन मिला। अंताक्षरी के साथ जोड़ दिया गया था क्विज कॉन्टेस्ट, और मैं क्विज कॉन्टेस्ट का फिर संयोजक बना। तो जो अंताक्षरी प्रतियोगिता की जो टीम आती थी उनसे हम इटावा के बारे में पूछते लगे। इटावा जानो भारत, उत्तर प्रदेश जानो भारत जानो, 3 श्रेणियों में प्रतियोगिता को प्रारंभ किया। फिर अंताक्षरी और क्विज कॉन्टेस्ट अलग अलग हो गए, तो क्विज कॉन्टेस्ट का ही एक संयोजक रहे। तब हमने 3 किताबें छापी थी। बालोपयोगी अपना इटावा प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, 3 भागों में विद्यालयों में फ्री में बांटी गई, पर सभी विद्यालयों में भी पहुँचाए। कोई ये नहीं है कि हमें कुछ आए, स्वांता सुख आए। और संयोग से कई साल तक चलता रहा। 2011 में दुर्घटनाग्रस्त हुए तो जनरल सेक्रेटरी ने जिला राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को हमारा सह संयोजक बना दिया, और फिर वो धीरे धीरे फिर वो मेरे हाथ से ही चला गया। लेकिन इटावा के प्रति जो घूमते, इस बीच इटावा जनपद के 1000 साल का संशोधन करने के लिए ममता प्रेस और राम प्रसाद दस के कुछ उन्होंने कहा, लेकिन शर्त और व्यावसायिक दृष्टि कुछ बाधा आई। पता लगा कि कृपा नारायण पाठक जी के परिवार के लोग इस पर सब्सिडी की बात कहेंगे, और सामने आई भी। बहरहाल आपने उससे हाथ समेट के भैया हमें ऐसे लफड़े में नहीं पड़ता। और इटावा जनपद के 1000 साल का फिर उसी तरह का फिर दोबारा वो पुस्तक छपी, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। तो इष्टिकापुरी एकेडमी द्वारा छापी गई वो है पुस्तिका, और फिर अपना इटावा के 3 भाग जो हमने अपने संसाधन